नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात महायुद्ध की कर लेते हैं। महायुद्ध के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। हॉर्मुज से जा सकते हैं भारतीय जहाज। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के बीच बातचीत हुई है। दोनों के बीच बातचीत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि फिलहाल बंद है, उस रास्ते को भारतीय जहाजों के लिए खोल दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ईरान इजराइल महायुद्ध के बीच भारत के लिए ये अच्छी खबर। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल और गैस का सप्लाई होता है, ईरान इजराइल युद्ध के बाद से ही वो बंद है। अब ऐसे में भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद ईरान ने साफ कह दिया है कि भारतीय जहाजों के लिए भी हॉर्मुज इस वक्त खुला हुआ है, यानी हॉर्मुज का रास्ता भारतीय जहाजों के लिए खुल सकता है। ईरान इजराइल महायुद्ध का आज 13वां दिन है। 28 फरवरी को इस महायुद्ध की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया था और ईरान पर लगातार कई एयर स्ट्राइक्स की थी। तब से ही ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच की ये जंग और विकराल रूप लेती जा रही है। अब इस बीच भारत के लिए देखिए अच्छी खबर सामने आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने बंद कर दिया था, अब ईरान ने भारतीय जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है। और भी कई देश है, जैसे चीन, जिसके लिए रास्ता खुला हुआ है। वहीं भारत को भी एक बड़ी राहत यहां पर ईरान की तरफ से दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई, जिसके बाद ये सहमति बनी है कि ईरान भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देगा। और इसी पर देखिए चर्चा करेंगे, जिस तरह से आज इस महायुद्ध का 13वां दिन है और अभी भी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं और कर्नल एसके मलिक जी, जो कि भू राजनीतिक विश्लेषक है, दोनों ही हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं, कर्नल शिवदान सिंह जी। एक तरफ जहां ये युद्ध के 13वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, देखिए ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से खबर आई है कि भारत के लिए बड़ी राहत, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब तक बंद था, अब भारतीय जहाजों के लिए उसे खोल दिया गया है। क्या समझा जाए? देखिए ईरान की तरफ से सहमति जरूर जता दी गई है, भारत को राहत जरूर दे दी गई है, लेकिन क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? क्योंकि एक तरफ खबरें ये भी थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां पर कई जो है वाटर माइंस ईरान ने बिछाई है। तो कैसे पॉसिबल होगा कि जो भारतीय जहाज है उन्हें एक फ्री पास दिया जा सके? देखिए, जिस प्रकार से ईरान ने भारतीय जहाजों को इजाजत दी है वहां पर से पास होने की, यह सिद्ध करता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो सफल रही है। भारत ने अपनी विदेश नीति ये रखी है कि वो ना तो इस युद्ध में अमेरिका के साथ है, ना ईरान के साथ है। उसने अपना न्यूट्रल स्टेट रखा है और उसने मानवता की बात की है। उसने बार बार यही कहा है कि इस पूरे झगड़े को, इस पूरे जो क्लैश है दोनों के बीच में, इसको बातचीत के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। और इसका आज अच्छा रिजल्ट ये आया है कि ईरान ने भारत को अलाउ किया है। देखिए, यदि अपने मित्र देशों के जहाजों को उसने अलाउ किया है तो उसके लिए उसने, ईरान ने प्रोविजन किए होंगे जिनके द्वारा वो उन माइन से जो भी उसने लगाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो भी और भी डिवाइस लगाए हैं, उनसे उनको बचा के निकाला जाए। वो गाइड करते होंगे जहाजों को, जिसके द्वारा वो सेफ वहां से पैसेज हो सके। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत की विदेश नीति सफल रही है और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात करके इसका कंफर्मेशन ले लिया है। और दूसरी बात यह है इस युद्ध के बारे में, यही है कि उधर ईरान ने अपना प्रण किया हुआ है कि या तो मरेंगे या जीतेंगे। दूसरी तरफ ईरान हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल पर बार बार हमले करा रहा है। आज ही जो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए हैं, तो इसका जवाब इजराइल पूरी तरह से देगा और इसका इजराइल जहां वो
इसको हिजबुल्लाह को देगा, साथ साथ वो ईरान को भी देगा। तो इस प्रकार से इस तरह की हरकतों से ये युद्ध समाप्त नहीं होगा और ये युद्ध बर्बादी की तरफ ही बढ़ता चला जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो दुनिया के रिजर्व हैं, ऑयल के हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, वो सब बर्बाद होंगे। इसका बुरा प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ेगा और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है शिवदान सिंह जी, जिस तरह से आपने समझाया कि भारत की ये डिप्लोमेसी की तारीफ और कूटनीति की यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी। और भारत देखिए हमेशा से इस बात का जिक्र भी करता रहा है कि ये जो युद्ध है ये युग इस युद्ध का नहीं है, ऐसे में डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही हल निकलेगा। कर्नल एसके मलिक जी भी हमारे साथ है। कर्नल एसके मलिक जी, जिस तरह से ईरान की तरफ से एक फ्री पास भारत को दे दिया गया है, भारत में हम देखें तो किस तरह से ऑयल और खासकर गैस की यानी एलपीजी सिलेंडर कई जगहों से खबरें आ रही है कि किल्लत हो रही है, सप्लाई ठप पड़ गई है, सप्लाई चेन को काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जिस तरह से ईरान का फ्री पास देना, क्योंकि कतर से जो गैस आती है भारत में वो काफी भारी मात्रा में कतर से आती है, 40% शायद, लेकिन कतर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर किस तरह से यह हल निकाला जाएगा? क्या जो जहाज पहले से ही फारस की खाड़ी में फंसे हुए पहले उनको एक तरह से निकालने की कोशिश? जी रिया, देखिए आपने इसको बड़ी सही से लिंक किया है। ये बात प्रॉब्लम की यहाँ नहीं है कि वहां से जहाज नहीं आ पा रहे, इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन कब शुरू हो जाए। और ईरान इस बात को लेकर एक तरफ तो वो भारत के जहाजों को पास दे रहा है, ठीक है, ये डिप्लोमेटिक लेवल पे दो नेशन के बीच में बातचीत है और हमारा ईरान से रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है। चाबहार को ले लीजिए या फिर उसे देख लीजिए। इवन भारत के डिप्लोमेसी के मैं दो तीन चीजें और पॉइंट आपके साथ ये डॉट्स को कनेक्ट करना चाहूंगा। देखिए, जब 4 साल पहले जब यूक्रेन रशिया हुआ था तो हमारी डिप्लोमेसी के कारण ही, हमारे देश के कुछ बहुत ही अच्छे संवाद के कारण ही यूक्रेन रशिया दोनों ने अपना एक फेज के तहत उसको युद्ध को रोका था, ताकि हम अपने वहां से अपने सिविल एयरक्राफ्ट को निकाल कर अपने वहां के नागरिक को निकाल पाए। तो ये तो कुछ ऐसे यहाँ ही नहीं, उसके बाद देख लीजिए बहुत कई कंट्रीज में ऐसे उदाहरण रहे हैं जब हमने अपने नागरिकों को वहां से सकुशल निकाला है और उनकी सुरक्षा को इतनी अहमियत दी है। अब आता हूं मैं एनर्जी वाली बात पे। मेरे हिसाब से ज्यादा चिंता की बात यह है कि हम अमेरिका को भी ऑन बोर्ड लेंगे, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि भारत के अंदर प्रोडक्शन बढ़े। वी हैव द लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड। और अमेरिका ने एक तरह से संकेत दिए है कि आप अपना जो इंपोर्ट है इवन रशिया से भी बढ़ाइए और रिफाइन करके, चूंकि वो सप्लाई को बढ़ाने के कारण ऑयल के जो प्राइसेस है उन पे भी थोड़ा ब्रेक लगने की उम्मीद है। तो रशिया भी यूएस भी चाहता है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाए और हमारे जो हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर जो हमारे जहाज फंसे हुए हैं, खासकर एलएनजी की प्रॉब्लम जो है, यस, ये मैं मानता हूं कि थोड़ा सा यहाँ पे एलएनजी पे इशू आएगा। ऑयल पे इतना बड़ा प्रॉब्लम हमको नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है सर ऑयल के लिए तो कई रास्ते और कई विकल्प और कई ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है, लेकिन गैस का क्या करेंगे? जी रिया, इसमें देखिए ऐसा है कि हमारी बातचीत चल रही है इन देशों से भी, और ऐसा नहीं है कि ये देश की जो इनके प्लांट्स हैं, जो एलएनजी और जो नेचुरल गैस के प्लांट्स है, ऐसा नहीं है ठप होकर बैठेंगे। आज की स्थिति में थोड़ी चिंता वाली इसलिए बात है कि इनका ऑप्शन ज्यादा नहीं अवेलेबल है। और हमारी ये नहीं, पूरा जो वृद्ध जो ईस्ट के कंट्रीज है, खासकर मलेशिया, थाईलैंड, इवन पाकिस्तान, हम लोग ये पूरे ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, हम लोग ज्यादा डिपेंड करते हैं गैस पे, ओमान पे और कुवैत पे और इन पे जहां की गैस आती है। और जी, और उम्मीद रखिए कि इसका भी समाधान गवर्नमेंट निकालेगी और सप्लाई भी चालू होगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर यूएस पे आने वाला है। और यूएस पे आने के साथ साथ नॉट ओनली हॉर्मुज को खोलना, प्रोडक्शन की वहां पे जो कैपेसिटी है उसको दोबारा से रिंस्टेट कराना, शुरू कराना, ये भी उनका एक तरह से देखा जाए पूरा प्रयास रहेगा। जी रिया जी ठीक है। और हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़ गए हैं पैनल में। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, आज इस जंग का 13वां दिन, और अगर हम पैटर्न देखें, एक तरफ ईरान और इजराइल जो है वो इस युद्ध को काफी भीषण वे में लड़ भी रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के अटैक जो है वो रुक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम ईरान के पैटर्न को देखें सर, तो थोड़ा उन्होंने अटैक्स जो है वो कम कर दिए। और ऐसा माना जाता है कि जब कोई देश जो है अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है तो इस युद्ध को लंबा लड़ना चाहता है। इससे पहले ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था कि हम लंबे युद्ध के लिए तैयार है। तो क्या समझा जाए, क्या जल्द कोई सोल्यूशन निकलेगा या ये युद्ध भी रशिया और यूक्रेन की तरह एक बड़ा रूप ले सकता है जैसे कई सालों से जारी है? नहीं, देखिए, रशिया और यूक्रेन की जितना लंबा तो इस युद्ध की चलने की कोई संभावना है नहीं। और
मुझे ये लगता है कि ईरान जो है अब उस क्रिटिकल फेज में हाथ पैर मार रहा है कि वो किसी भी तरह से खाड़ी के देशों में इतना नुकसान कर दे कि सब लोग खुद ही आगे आकर के युद्ध को रुकवाने की कोशिश करें, जी। क्योंकि उसे मालूम है वो अमेरिका से लड़ नहीं सकता और इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम काफी अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। तो उसे वो कंपेयर ईरान से अगर हम तुलना करें तो इजराइल को छोटा देश होते हुए भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान तो होता ही है, जब भी आप युद्ध होता है तो नुकसान तो होता ही है। और पहले भी हमने ये बात कही थी कि अगर वो 10-11 फ्रंट पे ईरान लड़ने की कोशिश करेगा तो उसके जो असेट्स और रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी खत्म होंगे, वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। अब अगर वो इराक पे हमले कर रहा है, ओमान पे कर रहा है, तो अब उसने क्या पैटर्न लिया है? पहले वो कह रहा था कि मैं खाली अमेरिकन जो बेस हैं उन पे हमला कर रहा हूँ, अब वो उनकी खाड़ी देशों की जो इकोनॉमी है उसको बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है। वो उनकी ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक कर रहा है, वो उनके ऑयल डिपोज पे अटैक कर रहा है, वो उनकी गैस लाइंस पे अटैक कर रहा है। और हॉर्मुज में तो लड़ाई चली रही है, अमेरिका उनके जहाज डुबा रहा है, उनको वहां पे वो अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो माइंस नहीं बिछा पाए वहां पे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब वॉर आने वाले 3-4 दिन में उस क्रिटिकल फेज में चली जाएगी जहां पे अमेरिका को आरिया पार की लड़ाई की एक स्थिति बनानी पड़ेगी। और जब तक वो बनानी नहीं पड़ेगी तब तक ईरान को आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मिसाइल्स बहुत हैं उसके पास। अभी उसके मिसाइल धीरे धीरे खत्म होंगे, वो लंबा खींचने की, उसने जो हमले कम किए हैं वो इसलिए नहीं किए कि वो लंबा लड़ने चाहता है, बल्कि इसलिए कम किए हैं कि उसके जो डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज, उसके पास अब लड़ने के लिए है क्या? मिसाइल और ड्रोन, उसके अलावा तो उस पर कुछ बचा नहीं है। नेवी उसकी बची नहीं, एयरफोर्स उसके पास लड़ने की हैसियत में है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो जिसको बोलते हैं ना कि भाई जो आए सामने उसी को मारो, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। अब वो अपने ही मुस्लिम्स कंट्रीज को, वैसे तो शिया सुन्नी की हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्रीज की इकोनॉमी को अगर गल्फ में बर्बाद करता है तो अल्टीमेटली क्या होगा? गल्फ विल बिकम डेजर्ट अगेन। वहां एक ऑयल ही तो था पहले, जब नहीं था तो क्या थे वो लोग? पिक्चर पे ही तो घूमते थे। आज से 50 साल पहले कतर क्या था? भिखमंगे थे ये सब लोग, इन पे था क्या? तो अगर वापस ये एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरीज को हमला करके खत्म कर देंगे तो उससे तो यही लोग खत्म होंगे। और जहां तक एलएनजी का सवाल है, देखिए उसमें तो सबको आने वाले कम से कम 1-2 महीने मैं समझता हूँ कि मुसीबत झेलनी पड़ेगी और भारत को भी झेलनी पड़ेगी। यहाँ भी लोगों को थोड़ी किफायत से काम लेना पड़ेगा। सर, आपने सुरेंद्र स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि अभी ये युद्ध को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इसका पैटर्न रशिया और यूक्रेन जैसा हो कि सालों साल खींच रहा है। मैक्स टू मैक्स 1 महीना 2 महीना इतना मान के चले सर, मैक्सिमम अप्रैल। लेकिन कर्नल शिवदान सिंह जी, आपसे सवाल सर, जैसा सुरेंद्र स्वामी जी ने भी कहा कि मैक्स टू मैक्स 1 महीना 2 महीना, लेकिन अगर 1-2 महीना भी खींचता है तो उसका भारत पर क्या इंपैक्ट? अभी देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, आए दिन कल से लगातार तस्वीरें आ रही, कई जगहों पर जो सप्लाई चेन है एलपीजी गैस की वो ठप पड़ी है। कमर्शियल, क्योंकि देखिए इकोनॉमी जो है देश की वो कमर्शियल से ही चलती है। डोमेस्टिक चलिए, लोगों के घरों में एटलीस्ट ये नौबत नहीं आ रही है कि खाना नहीं बन रहा, चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन देश की इकोनॉमी तो सर कमर्शियल से ही चलती है ना। अब ऐसे में अगर आप कमर्शियल की सप्लाई बिल्कुल बंद कर रहे हैं, क्या समझा जाए? अगर 1-2 महीने भी और स्ट्रेच होता है ये, तो भारत पर किस तरह से इंपैक्ट और पड़ सकता है? देखिए, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है और भारत में बोला गया है कि भारत में 30 दिन का रिजर्व है और भारत के अंदर ऐसे क्राइसिस नहीं आएंगे, मगर फिर भी यदि ये युद्ध 1-2 महीने खिंचता है तो कल को सिचुएशन क्या डेवलप होती है उसके बारे में अभी इमेजिन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ऑयल रिजर्व्स को बर्बाद किया जा रहा है, जगह जगह उनको रोका जा रहा है सप्लाई जाने से, और तरह तरह के और अवरोध लगाए जा रहे हैं, इससे यही है कि ये पूरे दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इसका इफेक्ट नॉट ओनली इजराइल और ईरान और नेबरिंग कंट्रीज में पड़ेगा, इसका एक पूरे दुनिया के लिए ऑयल रिसोर्सेज जो हैं इन्हीं से पूरे दुनिया को जाते हैं और इस प्रकार से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा और इस तरह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी और मानवता के लिए एक बड़ा कष्टकारी समय रहेगा, जिसमें एक मानवता जो है
आज से जो 50, 60, 100 साल पहले की स्थिति थी कि चीजों की तंगी थी, वही तंगी दोबारा मानवता के सामने आएगी और ये बहुत ही कष्ट का टाइम होगा। इसलिए जितनी जल्दी संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि इस युद्ध को जितनी जल्दी समाप्त करे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पूरे विश्व का जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो इस क्षेत्र में केंद्रित है, और यदि एनर्जी रिसोर्सेज को कोई हार्म होता है तो पूरे विश्व को हार्म होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पर्पज है वो डिफीट ऑलरेडी हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ को एग्जिस्टेंस अपने एक्शन में आना चाहिए और सख्ती से इस युद्ध को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। कर्नल मलिक जी, आपसे भी समझना चाहूंगी सर, जिस तरह से एलएनजी, क्योंकि मुझे लगता है भारत के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है या जो सबसे बड़ी चिंता है वो एलएनजी ही है। देखिए सरकार की तरफ से जो किया गया है कि जो फर्टिलाइजर्स है, जो फर्टिलाइजिंग प्लांट्स है, वहां 80% शायद एलएनजी कर दी है, जो इंडस्ट्रीज है वहां भी उसे घटाया गया है। इसका इंपैक्ट कैसे सर, और किस तरह से इससे डील किया जाए? कई बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जहां कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई बिल्कुल ठप हो गई है। अब ऐसे में भारत कैसे इसे टैकल करेगा, कैसे डील करेगा? देखिए रिया जी, गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल से कंटिजेंसी पोजीशन पर काम कर रही होगी। एक तो ये है कि देखो कई प्रयास एक साथ साइमल्टेनियसली चल भी रहे हैं। जितना हमको अंदाजा है या मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसको भी एक वायबल और सब्स्टिट्यूट के रूप में साइड में देख रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री है जो स्पेसिफिकली एलएनजी ओरिएंटेड है। उनके लिए यही है कि वहां पर जो हमारे साथ जो अभी बातचीत चल रही है ईरान के साथ और अमेरिका के साथ, मेरे ख्याल से इस बात के साथ साथ कि ऑयल की सप्लाई हॉर्मुज को खोलने के साथ साथ वहां के प्रोडक्शन पे भी इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। और इस बात के लिए ईरान को भी मनाना पड़ेगा कि आप एलएनजी ठप करोगे और पूरे देश की, तो एक तरह से देखा जाए प्रेशर ईरान के ऊपर भी आने वाला है। और जो आज भी उनके पास मित्र है, अगर एलएनजी इस तरह से आप बॉटल नेक लगाओगे एलएनजी के लिए, तो भारत ही नहीं, भारत के साथ जितने अपने ईस्ट एशिया के कंट्रीज है सभी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें थोड़ी हार्डशिप आने की उम्मीद है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए जो कंटिन्यूसी प्लान बनाया हुआ है इस पर काम करेगी। और निश्चित रूप से जैसे ऐसे प्रॉब्लम जब आती है तो थोड़ी सी उसमें गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के तहत जो इम्प्लीमेंट करती है, ये असर पड़ता है, इसमें बिल्कुल पड़ता है। और आई एम श्योर इसका सोल्यूशन जल्दी ही निकलेगा। रिया जी, मलिक जी, क्या प्री प्लान्ड नहीं थी गवर्नमेंट इस सिचुएशन के लिए? पहले से प्लानिंग नहीं हो रखी थी? क्योंकि देखिए जिस तरह से ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे थे, उससे अंदाजा हर किसी को था कि आने वाले दिनों में युद्ध हो सकता है, युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन क्या जो इंपैक्ट अभी बन रहा है इस युद्ध की वजह से, उसके लिए प्लानिंग नहीं की गई थी सही ढंग से? क्योंकि विपक्ष देखिए सर ये आरोप भी लगा रहा है सरकार पर। रिया देखिए, मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा कि एक चीज में जरूर थोड़ा सा सरप्राइज मिला है, वो ये है कि ये नहीं सोचा था कि ईरान एनर्जी सोर्सेज को इतनी तरह पूरी तरह से अटैक करेगा, और वो भी अपने पड़ोसी के, जो कि उसके मुस्लिम कंट्रीज हैं, और खासकर ऐसे स्टेट में जबकि इक्वेशन बन जाएगी एक तरह से दुश्मनी की। आज ईरान जो उन पर अटैक कर रहा है, मैं नहीं समझता कि इसको बहुत अच्छी तरह से लिया जाएगा। कंट्रीज के अच्छी डिप्लोमेसी ये होती है कि उस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। तो ईरान ने देखा जाए लॉन्ग टर्म दुश्मनी अपने पड़ोसी से ले ली है इस मामले में, लेकिन अपने हथियार के तौर पे इसने ईरान ने इस्तेमाल किया है। उसने ये नहीं देखा कि किस कंट्री की ग्रोथ रुक रही है या कहां इंपैक्ट आ रहा है या लोगों को हार्डशिप कहां होगी। जैसे जैसे हार्डशिप बढ़ेगी ईरान के खिलाफ ये वर्ल्ड ओपिनियन और ज्यादा गहराएगा। तो ये देखते हुए मुझे लगता है बीच का रास्ता जरूर निकलेगा कुछ ना कुछ। सुरेंद्र स्वामी जी, क्योंकि मलिक जी ने यहाँ पर बीच के रास्ते की बात करी है, सर देखिए अमेरिका का जो मकसद था सबसे पहले खामेनेई को मारना, उसके बाद रिजीम चेंज करना, साथ ही जो उनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स हैं या उनका जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा है उसको एक तरह से ठोस एक उस पर वार करना। क्या समझा जाए, क्या वो मकसद अचीव हो पाया है? अगर 100% हम मान के चले, क्या उसमें से कितने % अभी तक अमेरिका ने अचीव कर लिया है? और सुरेंद्र स्वामी जी, सवाल मेरा यहां पर यह भी कि जिस तरह से पूरे विश्व भर में वैश्विक मंच पर या वैश्विक स्तर पर देखें, हर जगह पर जो एनर्जी की सप्लाई चेन है वो इस वक्त कहीं ना कहीं बाधित नजर आ रही है। क्या अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है कि युद्ध को जो है जल्द से जल्द निपटाया जा सके? नहीं, वही मैंने आपसे कहा कि ईरान तो इस समय बदहोश होकर लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको तो वहां कोई गुड सेंसेस प्रिवेल कर नहीं रहे। अगर गुड सेंसेस प्रिवेल करते तो उसे खुद ये सोचना चाहिए कि आप अपने ही मुस्लिम ब्रदरहुड में, आपका 56 देशों का IOC है, कोई आपके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ है, तो वो तो अकेला थकेला मुस्लिम जगत में पड़ गया है, तो वो तो हाथ पैर मार रहा है, लड़ रहा है, लास्ट तक नुकसान करेगा। और इसलिए बीच का कोई रास्ता है नहीं। इसका रास्ता एक ही है कि अमेरिका को, जैसे मैंने आपसे कहा
कि उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो जब ही चेंज होंगे जब रिजीम चेंज हो, रिजीम जब ही चेंज होगा जब ईरान सरेंडर करे। तो इसलिए अमेरिका पे तो दबाव दूसरे देशों का है, पर उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके पास तो कोई एनर्जी क्राइसिस इतना जल्दी होगा नहीं। दूसरे भी देशों की जहां तक बात है तो लोग फिर अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज पे जाएंगे। जैसे मलिक साहब ने कहा भाई बिजली है, सोलर है, और जहां जहां खाली एलएनजी डिपेंडेंस है तो वहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे अफेक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फर्टिलाइजर पे फर्क तो आएगा ना। लेकिन युद्ध में तो ये सब होता है ना, तो आदमी को, भारत के लोगों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अरे लड़ाई हुई है तो सब पे असर आएगा, आप भी थोड़ा अपना बिल्कुल, हिसाब से अगर चलिए। लड़ाई ऐसी हो क्या रही बात है तो मुझे लगता है उसका इंपैक्ट भी आज पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमें सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। क्या हम बेस्ट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन पर, वो सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है सर, जो पैनिक लोग कर रहे हैं उन्हें पैनिक नहीं करना है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए जिस तरह से ईरान इजराइल युद्ध का आज 13वां दिन है, अभी भी ये जंग जो है ये भीषण रूप लेती जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस दिन तक ये चलता है और कितने दिन ये जंग खिंचती है और अमेरिका का अगला कदम अब क्या रहता है। फिलहाल के लिए देखिए इस खास पेशकश में तय, लेकिन चलते चलते मौसम का हाल आपको बताते हैं।